वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका इस चैनल द ऑनलाइन बस्ता में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज का पेपर हमारा NTS 2020 का रहने वाला है। ये हमारा सेट का पेपर रहेगा। ये जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र होता है इसका पेपर रहेगा। इसमें भी जो पूर्णांक होगी वो 100 मार्क्स के होंगे, यानी आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और 100 मार्क्स के होंगे और समय इसमें 2 घंटे का रहेगा। इसमें आप जैसे कि आप जानते हैं, आपने सिलेबस देखा होगा, तो 40 क्वेश्चंस SST से आएंगे, ठीक है, 40 क्वेश्चन SST से, 20 क्वेश्चन इसमें मैं इसको साफ कर लेता हूँ। 40 क्वेश्चन आएंगे SST से, 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ से, ठीक है, और लास्ट के 40 क्वेश्चन आएंगे साइंस से, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं और इसके लिए आपको 120 मिनट्स यानी 2 घंटे का समय मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। बास्तिल किले से फ्रांसीसी घृणा क्यों करते थे? तो डियर स्टूडेंट, ये आपके क्लास 9th का जो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला लेसन है ये वहां से आ रखा है। अगर आपने वो बड़े अच्छे से पढ़ा है तो वहां से आ रखा है। तो बास्तिल किले से फ्रांसीसी घृणा क्यों करते थे? तो इसका जो राइट आंसर है सी, फ्रांस की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण, इसलिए वो क्या करते थे, बास्तिल फोर्ट से वो हेटेड थे, ठीक है। वाई वॉज द बास्तिल फोर्ट हेटेड बाय द फ्रेंच पीपुल? तो इसका जो रीजन है ये सी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए किसने रूस की सत्ता पे कब्जा किया था? जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी अक्टूबर 1917 में, तो किसने उस पर सत्ता पे कब्जा कर लिया था? तो ये आपने ये क्वेश्चन भी क्लास 9th के यूरोप से समाजवाद करके एक जो आपका पार्ट है वहां से आ रखा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, 2 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ये एक मिलान वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मिलान वाला रहेगा। तो इसका जो मैं पहले आपको राइट आंसर बता लेता हूं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है। तो यानी ड्यूमा किससे संबंधित है? रूस से संबंधित है, ठीक है। और नेशनल असेंबली ये फ्रांस से संबंधित हुई, ठीक है। और जो थर्ड का बी होगा जर्मनी से, और विंटर प्लेस सेंट पीटरबर्ग, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रांत के अलावा अन्य प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो 4 का राइट आंसर ए रहेगा। ये आप अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये लेसन आपको कहां से आ रखा है? क्लास 10th की जो हिस्ट्री से है, जो 10th क्लास की हिस्ट्री वाले से चैप्टर, जो हिस्ट्री वाली बुक है उससे आ रखा है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ए मद्रास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुलामगिरी पुस्तक की प्रमुख विषय वस्तु थीम क्या थी? द सेंट्रल थीम ऑफ द बुक गुलामगिरी इज। तो उसकी जो थीम थी 5 का राइट आंसर होगा सी, जाति प्रथा के अत्याचार, इनजस्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम, ठीक है। तो ये उसकी सेंट्रल थीम थी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ये भी मिलान वाला है। मैं थोड़ा साफ कर लेता हूं और थोड़ा एडजस्ट भी कर लेता हूं, ठीक है। तो ये मिलान वाला है। तो क्वेश्चन नंबर इधर दे रखा है स्तंभ ए और कॉलम बी, कॉलम ए कॉलम बी। तो कॉलम ए में दे रखा है फिक्की दमित वर्ग एसोसिएशन, पूना समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो 6 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा? पहले हम देख लेते हैं। फिक्की किससे संबंधित है? फिक्की संबंधित है 1927 से, ठीक है। यानी ए का डी आ रहा है। तो ए का डी यहाँ जो दिख रहे हैं उनमें से कोई नहीं, तो थोड़ा सा ही एडजस्ट कर लेता हूँ। अब आई होप कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ए का डी, ये तो बहुत आसान हो गया आपके लिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी। तो 2 का क्या होगा? सी, दमित एसोसिएशन 1930 में और पुनः समझौता 1932 में, ठीक है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, जो पूना पैक्ट
और जो ये तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? हु सेड द प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन? तो ये किसने कहा था? 7 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, मार्टिन लूथर ने। ठीक है, ये मार्टिन लूथर का वक्तव्य था, उन्होंने कहा था। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था आधारित है, द ब्रेटन वुड्स सिस्टम वाज बेस्ड ऑन। तो पहले मैं इसका आपको आंसर बता देता हूं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, निश्चित विनिमय दर। अब मैंने ये कहा कि ये इंपॉर्टेंट है, तो जो ये ब्रेटन वुड्स है, आपने अगर इसके बारे में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, जो ये स्पेलिंग जरूर गलत होगी, जो वर्ल्ड बैंक है, बैंक और आईएमएफ है, तो ये जो संस्थाएं हैं ये इसी पे आधारित हैं। ठीक है, इसी के बाद ये जो 2 संस्थाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं दुनिया की, ये संस्थाएं इसी पे आधारित हैं। ठीक है, इसी के बाद ये संस्थाएं बनी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। गिलोटिन था एक, गिलोटिन वाज अ, गिलोटिन क्या था? तो गिलोटिन एक डिवाइस था। ठीक है, एक युक्ति थी। इसमें क्या करते थे, हम इसके बारे में अगर थोड़ा से बात करें तो इसमें ये एक यंत्र था जो फ्रांस के शासकों ने मृत्युदंड देने के लिए बनाया था। जो उनके विरोधी थे, जो स्पेशली जो रशियन थे, विरोधी थे, उनको मृत्युदंड देने के लिए उन्होंने गिलोटिन नाम का एक डिवाइस बनाया था। ठीक है, जिनसे उनका जो विरोधियों का सरकलम कर देते थे। क्वेश्चन नंबर 10, जैकोबिन क्लब के नेता थे। ये एक बार फिर से फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बी। ठीक है, ये बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, जिगजी है एक। तो जिगजी क्या है? जिगजी एक पुस्तक है, बुक है। जिगजी एक बुक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है, यानी कहाँ प्रावधान है उनको? क्या लोकसभा में है, विधानसभा में है, राज्यसभा में है, या स्थानीय स्वशासन में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, स्थानीय स्वशासन में है। और कितने परसेंट है? 33% जो सीटें हैं उन पे महिलाएं होंगी। ठीक है, वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, तो बाकियों के लिए भी प्रयासरत हैं, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। लेकिन यहाँ 33% आरक्षण, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है विधायिका को, कार्यपालिका को, न्यायपालिका को, राष्ट्रपति को। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, जुडिशरी को। ठीक है, न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। वीटो का अर्थ है, ये वीटो आपने अक्सर सुना होगा, और स्पेशली जब आप संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ रहे होंगे, यूएनओ पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ या स्पेशली सुरक्षा परिषद पढ़ रहे होंगे आप, सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद पढ़ रहे होंगे, तो तब आप वहाँ अक्सर इस शब्द को अक्सर सुनते होंगे कि उसने वीटो कर दिया। ठीक है, तो वीटो क्या है? तो 14 का जो राइट आंसर बनेगा, 14 का राइट आंसर बनेगा डी, किसी फैसले को रोकने का असीमित अधिकार। ठीक है, यानी जो सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? 5 स्थायी और 10 अस्थायी। तो जो ये 5 स्थायी सदस्य हैं, इनके पास वीटो का अधिकार है। ठीक है, तो चलिए ये आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ से संबंध में असत्य कथन है। तो संयुक्त राष्ट्र दुनिया भर के देशों का एक वैश्विक संगठन है, बिल्कुल सही है, सही, एकदम सही कथन है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव इसके मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये भी बिल्कुल सही है। सुरक्षा परिषद में 15 स्थायी सदस्य होते हैं, ये गलत है। स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त है, ये भी सही है। तो यानी इसमें आपको क्या ढूंढना था? असत्य ढूंढना था।
तो ये है। अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में चर्चा की थी कि जो स्थायी सदस्य हैं वो कितने हैं, टोटल सदस्य 15 हैं, लेकिन 5 ही स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं जिनका कार्यकाल हर 2 साल में बदलता रहता है। ठीक है, जो अस्थायी सदस्य हैं वो 2 साल में चेंज होते रहेंगे और ये 5 स्थायी सदस्य हैं जिनको कि वीटो का अधिकार प्राप्त है। स्टूडेंट, अगर आपको जो विश्व के जो प्रमुख संगठन हैं उनके बारे में और जानकारी चाहिए तो हमारे जो चैनल हैं, जो जीएस वाला इसमें प्लेलिस्ट है, आप उसको जाके देख सकते हैं। उसमें हमने विश्व के प्रमुख संगठन करके एक बहुत अच्छा वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। उसमें आपके काफ़ी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। मैं उसका ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा और लास्ट में या डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं हम। लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संबंध में असत्य कथन है। तो 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा, पहले हम पढ़ लेते हैं, यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। ये तो सही है। यह बेहतर निर्णय लेने की संभावना कम करता है, यही होगा। असत्य कथन चाहिए। यह मतभेदों और टकरावों को संभालने का उपलब्ध, ये भी सही है। यह नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, ये भी सही है। तो इसका जो असत्य कथन है वो बी वाला है। ठीक है, वो संभावना, बेहतर निर्णय की संभावना कम नहीं करता बल्कि अधिक कर देता है। तो बी इसका राइट आंसर रहेगा। बाकी सत्य है, वही असत्य है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये कथन और कारक वाला है। तो पहले हम जरा कथन पढ़ लेते हैं। निम्न कथनों, थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूं। निम्न कथनों को पढ़कर सही कूट का चयन कीजिए। संविधान के बुनियादी मूल्यों की रक्षा न्यायपालिका द्वारा की जाती, बिल्कुल सही कथन है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल दोनों सही हैं। तो 17 का जो राइट आंसर रहेगा वो कथन और कारणों दोनों सही हैं, परंतु कथन एस की व्याख्या नहीं करता, ये नहीं है। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कथन एस की व्याख्या कथन की व्याख्या कारण करता है, बिल्कुल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी दो तो नहीं है। कथन एस सही है परंतु कारण गलत है, कथन हाँ, बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, फिर से मिलान वाला है। ठीक है, मैं पहले इसको जरा एडजस्ट कर लेता हूं जिससे आपको पूरा क्वेश्चन दिख जाए। ठीक है, आई होप कि आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये है स्तंभ ए का स्तंभ बी से मिलान कर सही विकल्प चुनिए। तो इधर है स्तंभ 1 में, कॉलम 1 में है संप्रभु, बंधुत्व, गणतंत्र, धर्मनिरपेक्ष। इधर है सरकार किसी धर्म के निर्देशों के अनुसार काम नहीं करेगी, तो ये हो गया ए। दूसरा है राष्ट्राध्यक्ष एक चुना हुआ व्यक्ति हो गया, तो ये हुआ। ठीक है, फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास होगा, तो ये हुआ सी। और लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए, ये हुआ बंधुत्व। तो ये मैंने आपका मिलान कर दिया। अब इसका जो राइट आंसर होगा वो तो आपको पता लग ही गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी असत्य कथन चुनने वाला है। ठीक है, आप जैसे देख ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, असत्य कथन चुनिए। भारत को चुनाव के उद्देश्य से निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। कुछ लोक सभा के निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति जनजाति है, तो 19 का जो राइट होगा, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 2/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। नहीं, ये असत्य कथन है। 2/3 नहीं, हम ऊपर भी बात कर चुके हैं कि वो 1/3 है, 33% है। ठीक है, तो ये 33% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3। ठीक है, ये 2/3 का है, ये तो 1/3 हुआ। 2/3 तो तब होता जब 66% होता। ठीक है, तो ये 1/3 है, तो इसलिए ये गलत कथन है। ठीक है, तो 19 का सी राइट आंसर रहेगा। डियर स्टूडेंट, आपको आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं और आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अवश्य सब्सक्राइब करें। यहाँ नीचे पे लाल बटन है सब्सक्राइब का, आप उसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो को अवश्य लाइक करें। अगर आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं और आपको वीडियो जानकारी युक्त लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 देख लेते हैं। 2019 यानी 2019 में आईसीसी क्रिकेट
विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 20 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो है बी, केन विलियम्स। ठीक है, बी ये राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को कहते हैं। जो उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? तो लू कहा जाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, लू कहा जाता है उनको। 21 का जो राइट आंसर है वो होगा सी। 22 का प्राथमिक क्रियाकलाप का उदाहरण नहीं है। जो प्राइमरी सेक्टर का एक्टिविटीज क्या नहीं है? पशुपालन, ये प्राइमरी सेक्टर हुआ। परिवहन नहीं है। ठीक है, परिवहन इसका प्राथमिक सेक्टर का नहीं है। ये भी है, सी डी डी, हाँ बी इसका राइट आंसर रहेगा। फिशिंग भी है और एग्रीकल्चर भी, ये प्राइमरी सेक्टर हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। जनसंख्या में बच्चों का एक बड़ा अनुपात परिणाम है, यानी जो लार्ज जो पॉपुलेशन है, इन लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द चिल्ड्रंस इन अ पॉपुलेशन इज अ रिजल्ट ऑफ। ठीक है, जो प्रोपोर्शंस ऑफ पॉपुलेशन है उसका कारण क्या है? तो हाई बर्थ रेट। ठीक है, उच्च जन्म दर है, कोई दूसरा कारण नहीं है। ठीक है, जो जन्म दर उच्च है इसके कारण बच्चों का जो बड़ा अनुपात है जनसंख्या में, इसका परिणाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी बनाती है? यानी व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली। ठीक है, भ्रंश घाटी मतलब रिफ्ट वैली बनाती है। तो महानदी ये तो नहीं बनाती, तुंगभद्रा, कृष्णा। इसका जो 24 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, ताप्ती बनाती है भ्रंश घाटी। ठीक है, ताप्ती इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस वनस्पति प्रकार से रबड़ संबंधित है? यानी रबड़ किस वाली वनस्पति में ज्यादा उगता है? तो 25 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा डी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। ये फिर से एक मिलान वाला प्रश्न है। ठीक है, आपको स्तंभ 1 से स्तंभ बी का मिलान करना है। कॉलम 1 से को कॉलम बी से मिलाना है। तो इसमें कॉलम 1 में है संकटग्रस्त जातियां, सुभेद जातियां, दुर्लभ जातियां, लुप्त जातियां। तो 26 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। ठीक है, यानी ए का क्या होगा? डी, संकटग्रस्त जातियां किसको कहते हैं? जिनके लुप्त होने का खतरा हो गया है। ठीक है, और सुभेद जातियां क्या हैं? सुभेद जातियां वो जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। दुर्लभ प्रजातियां ए, और लुप्त प्रजातियां जो अब क्या है अपने आवासों में भी नहीं पाई जाती, उनको क्या कहते हैं? हम लुप्त प्रजातियां कह लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं हम। रेगुरु मृदा कहा जाता है जलोढ़ मृदा को, लैटराइट मृदा को, काली मृदा को या वन मृदा को? तो 27 का जो राइट आंसर है वो होगा सी, ब्लैक सोयल को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है। कीर्तन दहन कृषि को जाना जाता है, तो इसको सी, स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, या इसको दूसरे शब्दों में झूम खेती भी कहते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा तो ये शब्द आपको मिला होगा, इसको झूम खेती भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है, तो 29 का समुचित जुताई, वनोन्मूलन, समुचित जुताई, हल चलाना, सीढ़ीदार कृषि करना, पट्टी कृषि। तो 29 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए। ठीक है, ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। पामीर ग्रंथि स्थित है, तो इसका तो आपका आंसर आ गया, इसका तो डी है, हिंदुकुश और कुनलुन के मध्य। ठीक है, हिंदुकुश और कुनलुन के मध्य पामीर ग्रंथि है या पामीर नोट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 31 देख लेते हैं। मानव पूंजी निवेश में सम्मिलित है शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, उपयुक्त सभी। तो 31 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, ये सभी मानव के पूंजी निवेश में सम्मिलित हैं, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में ये हैं, इंक्लूड हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। उत्पादन का कारक कौन नहीं है? भूमि, श्रम, पूंजी,
पशु। 32 का डी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, बाकी ये सारे लेबर, लैंड और कैपिटल ये उत्पादन के कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 33, प्रच्छन्न बेरोजगारी अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में पाई जाती है? स्वाभाविक सी बात है, बी कृषि में, एग्रीकल्चर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 34, किस संस्थान द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है? तो ये किसके द्वारा की जाती है? 34 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, यूएनडीपी के बारे में। मैंने आपसे पहले भी इस विषय पर चर्चा की थी कि जो विश्व के जो प्रमुख संगठन हैं, जैसे चाहे यूएनओ है, यूएनडीपी है, वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यूटीओ है, ये जो सारे महत्वपूर्ण संगठन हैं, ठीक है, और प्रत्येक, चाहे आप छोटा से छोटा टेस्ट लें, एनएमएमएस का लें या एनटीएस का लें, या बड़े आप भविष्य में बहुत बड़े बड़े टेस्ट देने वाले हैं, आईएएस के टेस्ट तक आप देने वाले हैं, ठीक, तो वहाँ भी कम से कम एक क्वेश्चन तो इससे आएगा ही आएगा आपके लिए। ये जो विश्व के प्रमुख संगठन हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये किसी भी कोई भी टेस्ट ले लीजिए आप, उनमें एक प्रश्न तो यहाँ से आना ही आना है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को अवश्य देख लीजिए और अपनी जो आपकी जीके की कॉपी है उसमें भी आप नोट करेंगे उसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में किस आयु वर्ग की जनसंख्या को साक्षरता दर की गणना में शामिल किया जाता है? यानी किस 3 वर्ष से अधिक नहीं, 5 वर्ष से अधिक नहीं, 6 वर्ष से अधिक नहीं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी, 7 वर्ष या उससे अधिक जो आयु वर्ग हैं, 7 ईयर एंड अबव वाले बच्चों को ही हम जो साक्षर दर में लेते हैं। उससे कम वाले बच्चों, अगर वो साक्षर हैं नहीं हैं, उनको नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 लेते हैं, निर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित निर्माण क्षेत्र होगा? द्वितीयक। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37, मुद्रा स्टॉक की अवधारणा में शामिल है। ठीक है, जो करेंसी स्टॉक है उसमें शामिल क्या है? जनता के पास करेंसी तथा बैंकों में मांग जमा। सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38, स्वर्ण आभूषणों में प्रयुक्त हॉलमार्क लोगो प्रतीक है। जो आप सोने के गहने खरीदते हैं, आपके पेरेंट्स वगैरह खरीदते हैं, तो उसमें जो हॉलमार्क है वो किसका प्रतीक है? तो वो सी, गुणवत्ता का प्रतीक है। ठीक है, उसमें लिखा होगा कि वो 24 कैरेट का है, 22 कैरेट का है या उससे कम कैरेट का है, ये लिखा होगा। ठीक है, तो ये क्या है? गुणवत्ता का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर हम 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अवधारणा में कौन शामिल नहीं है? उत्पादन एक देश में, हाँ यही है। ठीक है, एक से अधिक देशों में व्यापार, श्रम विशिष्टीकरण, वस्तुओं का कम कीमत पर उत्पादन। तो ए इसका राइट आंसर है। अगर वो एक देश में ही उत्पादन करेंगे तो वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहाँ होंगी? ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं, वो दुनिया के ज़्यादा देशों में उत्पादन करेंगे और ज़्यादा देशों में उसका आयात निर्यात करेंगी, उसको बेचेंगी। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर रहेगा। वो ढेर सारे जो उनका प्रोडक्शन होगा काफ़ी कंट्रियों में होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं और ये हमारा एसएसटी का अंतिम प्रश्न रहेगा। ठीक है, ये समझिए इनका अंतिम प्रश्न है। 40 क्वेश्चन जब मैं शुरू में बता चुका हूँ कि जो 40 क्वेश्चन होंगे वो कहाँ से आएंगे? एसएसटी से आएंगे। खाद्य सुरक्षा की अवधारणा में शामिल है सभी को सदैव भोजन उपलब्धता, भोजन तक पहुँच, भोजन अर्जित करने की सामर्थ्य या उपयुक्त सभी। तो 40 का डी राइट आंसर रहेगा, ये इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए आपने 40 क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए। क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ से हमारे जो 20 क्वेश्चन होंगे, जो अब यहाँ से 41 से लेकर जो 20 क्वेश्चन होंगे वो किसके होंगे? मैथ के होंगे। ठीक है, ये आपके मैथ से होंगे। ये क्लास 9th और 10th की जो मैथ्स की बुक है, आप अगर उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका ये बहुत अच्छा क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसमें हमने इसमें जो मैथ्स वाला सेक्शन है इसमें हमने सिर्फ आंसर ही नहीं बताए हैं। ठीक है, हमने जो ज़्यादा महत्वपूर्ण लेसन है या जो टफ क्वेश्चन है उनके हमने सॉल्यूशन भी दिए हैं, सिर्फ सॉल्व नहीं बताए हैं, उनके हमने सॉल्यूशन दिए हैं।
तो आप हमारे साथ बने रहें। अगर वीडियो को अभी तक भी आपने लाइक नहीं किया तो आप अवश्य लाइक कर दें। ठीक है, तो चलिए मैथ्स हम शुरू करते हैं। ग्राफ के बहुपद के लिए y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ दिया गया है। तो पी एक्स में शून्यकों की संख्या, आपको शून्यकों की संख्या बतानी। तो आपने ग्राफ वाला किया ही है, तो आप जानते हैं कि जो बहुपद x जो रेखा है उसको जितने बार काटता है तो शून्यकों की संख्या उतनी होती। तो चूंकि इसमें सिर्फ एक ही बार काट रहा है तो इसका जो 41 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, एक। ठीक है, जितने बार ये काटता। अगर ये बाय द वे ये ऐसे करके काटता तो 2 हो जाती। ठीक है, जितने बार ये जो x वाला काटेगा, ठीक है, x वाली रेखा काटेगा उतने बार उससे हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं हम। पहले क्वेश्चन नंबर हम 42 देख लेते हैं। नीचे दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है। कोण ए ओ बी इक्वल टू 40 और कोण बी डी सी 100। तो कोण ओ बी सी का मान होगा। तो आपको इस कोण का मान निकालना है। स्टूडेंट, आप जानते हैं कि जो चाप पे बने हुए होते हैं, ये चाप है, चाप पे बने जो अन्य वृत्त हैं, जो चाप पे बने हुए अन्य वृत्त होते हैं, वो जो इसके क्या होगा, इस चाप पे अगर अन्य वृत्त बने हैं तो इसका वो आधा होगा, यानी ये वाला कोण इससे हमेशा दुगना होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये 40 अंश का है तो ये 20 अंश का होगा। ठीक है, ये कोण 20 अंश का होगा, ये कोण 100 अंश का हो गया। ये मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूं, मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन दिखाऊंगा भी, ये ट्रिक्स है। तो ये कोण हो गया 100 अंश। अब इसका इस वाले कोण का ये आधा होगा तो ये हो गया 20 अंश। तो टोटल हो गए 120 अंश। अब आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। ठीक है, कितना होता है, 180 अंश। और इन दोनों का जोड़ हो गया, ये हो गया था, ये मैंने आपको बताया था, ये होगा 20 अंश। ठीक है, ठीक नहीं लिखा जा रहा है, ये होगा 20 अंश। अब 180 में से 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 60। तो ये कोण क्या होगा, 60 अंश होगा। तो यानी इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। 42 का बी इसका राइट आंसर रहेगा। अब ये तो मैंने ट्रिक्स बताई, अब मैं पूरा आपको सॉल्यूशन दिखाता हूं इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको पूरा सॉल्यूशन दिख रहा है। मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूं, फिर आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये इसका पूरा सॉल्यूशन था। अगर आपको समझ में आए तो आप वीडियो को एक बार, ये लास्ट में 60 कैसे निकला ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर समझ नहीं आए तो वीडियो को आप पॉज करें, इस पूरे को आप अपनी रफ कॉपी या जीके की कॉपी में उतारें। ठीक है, नकल करें और उसके बाद आप फिर से क्वेश्चन को देखें, पॉज करके फिर से समझने की कोशिश करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 43 देख लेते हैं। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग और ऐसे करके 10 का वर्ग का योग कितना है, 385 है। तो 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग और 20 का वर्ग का मान क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको मैथ के तरीके से करेंगे तो बहुत देर लग जाएगी। ठीक है, तो हम इसके लिए पहले मैं इसको 43 का आपको राइट आंसर बता देता हूँ। 43 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, 1540, 1540। कैसे आया देख लेते हैं। ये मैंने आपको सॉल्यूशन दे रखा है, आप इसको आराम से देख सकते हैं। वहाँ जो प्रश्न दिया है वो ये दिए हैं कि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और 10 का स्क्वायर इतना होगा। तो हमको क्या निकालना है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और ऐसे करके 20 के स्क्वायर को निकालना है हमको। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे अगर 2 का वर्ग क्या होता है 4, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, तो वैसे 20 का वर्ग क्या होता है 400। ठीक है, अगर हम इनमें से 4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, अगर हम इनमें से 4 को कॉमन लेंगे तो अब क्या रहेगा, अगर हमने 4 ब्रैकेट के बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो इसमें अब 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 400 को 16, 900 को 36। ठीक है, और ऐसे ही 400 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा अगर हम 4 कॉमन ले लेंगे। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपके। अब 4 को हमने कॉमन लिया तो 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 का वर्ग, 4 को लिख सकते हैं हम 2 का वर्ग, 9 को लिख सकते हैं हम 3 का वर्ग
और ऐसे ही 100 को लिख सकते हैं हम 10 का वर्ग। अब चूंकि आप जानते हैं कि इसका मान हमको दे रखा है 385 दे रखा है, ठीक है, तो हम ये सीधे यहाँ इसको सॉल्व ना करके सीधे यहाँ लिख दो 385 और 4 हमने कॉमन ले रखा था, मल्टीप्लाई कर ले, ये आंसर आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये इसकी ट्रिक्स थी। अब हम इसको पूरा मैथमेटिकल तरीके से न करके हम ऐसे करके इसको ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 44 यदि अल्फा बीटा का, यानी क्वेश्चन नंबर 44 आप ये इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसका मैं पहले आपको राइट आंसर बता देता हूँ। 44 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, 2 होगा। के का मान क्या होगा, इसमें 2 होगा। अब के का मान 44 का 2 कैसे होगा देख लेते हैं। मैंने ये आपके लिए सॉल्व किया हुआ है, आप इसको देखेंगे कैसे करके इसमें जो के का मान 2 आया। आप इस पूरी प्रोसेस को समझ लेंगे, ठीक है। अपने जी की कॉपी में नोट करिए, ये रफ कॉपी में नोट किए, मैथ्स की कॉपी में भी नोट कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको देख सकते हैं, ठीक। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। हम ऐसे प्रश्नों का एक अच्छा सा पूरा सा वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक है, एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, इसे गलाकर 2 मिमी व्यास वाले तार के रूप में ढालने पर तार की लंबाई होगी, नहीं तो 45 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए 36 मीटर, ठीक है, 36 मीटर। कैसे करके इसका सॉल्यूशन ये है, ठीक है। आई होप कि आपको दिख रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा है, ये इसकी पूरी प्रोसेस है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, ठीक है, कि बेलनाकार तार का ये निकाला हमने और माना तार की लंबाई x, ठीक है, तो ये इसकी पूरी प्रोसेस है, आप इसको नोट करेंगे, ठीक है। और लास्ट में 36 मीटर आ गया। चल क्वेश्चन नंबर हम 46 देख लेते हैं। 50 और 80 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का माध्य होगा, तो 46 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, ठीक है। अब 50 से 80 देख लीजिए कौन कौन से अभाज्य संख्या हैं, कौन कौन से प्राइम नंबर हैं, तो ये सॉल्यूशन है, आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आपको समझ में आए तो 50 से 80 तक की जो अभाज्य संख्याएं होंगी वो ये होंगी 53, 59, 61, 67, 71, 73 और 79। अब इनका माध्य निकालेंगे, चूंकि आप काउंट कर ले तो 7 संख्या हैं, इनको ऐसे करके और लास्ट में ये माध्य आया, ये इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर हम 47 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, यदि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर तथा उस छोटा विकर्ण बड़े विकर्ण का 3/4 हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, तो 47 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए 384 वर्ग सेंटीमीटर, 384 वर्ग सेंटीमीटर। कैसे आया ये देख लीजिए, ये मैंने आपके लिए पूरी प्रोसेस की हुई है, ठीक है, आपको दिख भी रहा है, ठीक है, तो ये है, ठीक है। ऐसे करके आया कि छोटा विकर्ण बराबर D1 बड़ा विकर्ण D2। अब ये बहुत लंबी सी प्रोसेस है, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, आप इसको देख लेंगे, ठीक है, तो आप इसको समझ लेंगे कि कैसे करके ये सब कुछ निकला हुआ है। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 48 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, दी हुई आकृति, जो ये आकृति दे रखी है, इसमें आपको इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज का जो आपको बताना है, ठीक है, ये रेशियो बताना है आपको कि किस रेशियो में होगा, ठीक है, ये जो आपको इसका रेशियो बताना है। तो 48 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, ठीक है, 25/21, सॉरी 25/81, 25:81, ये इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4 ए का मान होगा, तो 49 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी 1, ठीक है। ये देख लेते हैं हम कैसे करके 1 निकला है, ठीक है, उसका जो मान है वो 1 कैसे निकला है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है।
तो आप इसका ये लास्ट में कैसे करके मान 1 आ गया। ठीक है, तो आप इसकी पूरी प्रोसेस देख सकते हैं। ये इसकी आपके लिए प्रोसेस की गई है कि कैसे करके हम समीकरण बनाई और कैसे करके लास्ट में मान निकला। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। एक शंकु, अर्धगोला और बेलन के आधार तथा ऊंचाई समान है तो आयतनों का अनुपात बताना आपको। ठीक है, सबको समान है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या है। तो 50 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, 1:2:3, 1:2:3। अब ये कैसे रहेगा देख लेते हैं। ये आपके लिए सॉल्व कर रखा है। ठीक है, आई होप कि आपको दिख रहा है। हाँ, तो ये पूरा है कि माना त्रिज्या r, प्रतीक की ऊंचाई r, तो शंकु का आयतन निकाला, फिर हमने अर्धगोले का आयतन निकाला, फिर बेलन का आयतन निकाला और फिर उनका रेशियो निकाला। ठीक है, तो ऐसे करके लास्ट में 1:2:3 निकल के 1:2:3 आ गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। तो इसका समीकरण युग्म x + 2y = -5 और -3x - 6y = -1 को हल होंगे कि हल होंगे। तो 51 का डी है, कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 52 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, दिए गए चित्र में पीए और पीबी वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं। ओ वृत्त का केंद्र है तथा कोण ए पी बी 80 डिग्री है, तो कोण ए ओ पी का मान होगा। तो 52 का जो राइट आंसर होगा डी, 50 अंश। ठीक, क्वेश्चन नंबर 53, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह तनी है और भूमि पर ऊर्ध्वाधर खंभे के शिखर से बंधी है। यदि भूमि के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई आपको क्या बतानी है, पोल की जो हाइट है, हाइट ऑफ द पोल, ये बतानी है आपको। तो 53 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, 10 मीटर। कैसे निकला 10 मीटर देख लेते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, ये यहाँ पे 30 अंश का कोण, ये डोरी की लंबाई 20 मीटर। ठीक है, ये पोल, आपको पोल की लंबाई निकालनी थी। ठीक है, तो माना खंबा ए बी, रस्सी ए सी, कोण कितना रह रहा 30 डिग्री और ए सी की लंबाई हुई 20 मीटर। तो आप इसको sin 30 वाला सूत्र लगाएंगे तो आंसर लास्ट में 10 मीटर आ जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न त्रिभुज की भुजाएं 4:9 हैं तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो इन चित्रों 54 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 16:81, 16:81 ये इनका रहेगा। ठीक है, इसमें से हम वर्क कर लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ दे रखा है, आप ये देख सकते हैं कि इसके जो पूरा रूल आपको दे रखा है कि कैसे करके होगा। यदि 2 त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हों तो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उस त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ये बस ये नियम है। तो 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 16/81, तो ये इसका रेशियो आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 54 भी क्लियर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम 55 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, दिए गए चित्र में ए परपेंडिकुलर बी, ए बी परपेंडिकुलर सी डी और कोण ए बी ओ 40 डिग्री तथा कोण सी डी ओ 35 डिग्री, तो एक्स का मान क्या होगा, आपको इसका मान निकालना है। तो 55 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, 285 डिग्री, 285 डिग्री। कैसे निकला देख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने आपके लिए पूरी कैलकुलेशन की हुई है। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, आपको अब दिख रही होगी। ठीक है, तो ये है, आप इसमें एक काल्पनिक रेखा भी मान लेंगे, ये एक और बिंदु मान लेंगे तो आपको ये आसानी हो जाएगी।
ठीक है, और लास्ट में 285 डिग्री निकल जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं या इसको पूरा आप वीडियो को पॉज करके भी आप इसको देख सकते हैं अपनी जीके की कॉपी में या मैथ की कॉपी में, इसको रफ कॉपी में आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों के तल में आने वाली संख्याओं का योग 4 या 6 से विभाजित होने की प्रायिकता होगी। तो 56 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, 7/18। अब देखते हैं सी कैसे निकलता है, 7/18 कैसे निकलता है, देख लेते हैं। ये यहाँ पे मैंने आपके लिए पूरी प्रोसेस की है। आई होप कि आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये सारी प्रोसेस है। ठीक है, हाँ थोड़ा से इसको देख लेंगे। ये बाय मिस्टेक 14/16 नहीं है, 14/36 है। ठीक है, ये है 14/36। ठीक है, फिर इसको 2 से काटा तो ये हुआ 7 और इसको 2 से काट के तो ये होगा 18। ठीक है, ये बाय मिस्टेक 16 हो गया, ये क्या है यहाँ पे 36 है, आप इसको देख लेंगे। ठीक है, 16 की जगह 36 लिख देंगे। ठीक है, तो ये इसका सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 56 भी समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। पिता पुत्र की आयु वर्षों में का दुगना पिता की आयु में जोड़ने पर योगफल 90 प्राप्त होता है। पिता की आयु का दुगना पुत्र की आयु में जोड़ें तो योगफल 120 प्राप्त होता है। तो पिता और पुत्र की आयु क्या होगी? तो स्टूडेंट ऐसे जो प्रश्न हैं मैंने बार बार दोहराव नहीं किया है। आप अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट एनटीएससी या एनएमएस के जो वीडियो देखेंगे आप, जो हमारे एनटीएससी के जो हमने 2021 का पेपर सॉल्व किया है, उसमें भी आप इसको देख सकते हैं। वहाँ भी हमने इस ऐसे प्रश्नों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। या आप एनएमएस के जो हमारे पुराने वीडियो हैं, एनएमएस के जो हमारे सॉल्व हैं, प्रश्नों के सॉल्व हैं, उनमें भी देखेंगे तो हमने इनकी विस्तृत रूप से सविस्तार रूप से समझाया है। ठीक है, तो बार बार दोहराव नहीं करना। अगर हम ट्रिक्स की बात करें तो कह रहा है कि अगर पुत्र की आयु का दोगुना जोड़ें तो 90 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और पिता की आयु का दोगुना जोड़ें तो 120 हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी। अगर पिता की आयु का दोगुना जोड़ें तो पिता की आयु का दोगुना 100 और पुत्र की आयु 20 वर्ष, तो आगे 120। ठीक है, और पुत्र की आयु का वो कह रहे हैं कि अगर दोगुना जोड़ें तो 20 का 40 और 50 और 40 90। ठीक है, तो बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। ये ट्रिक्स हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ ये ट्रिक्स हैं। आपको सविस्तार से देखना है तो मैंने आपको बता दिया कि आप उन वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। ये समीकरण वाला है। ठीक है, इसका मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। 58 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। अगर स्टूडेंट अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि कैसे करके ये सवाल सॉल्व होंगे तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तब मैं सिर्फ क्या करूँगा, इस जो मैथ्स वाला सेक्शन है, एनटीएससी का जो मैथ्स वाला सेक्शन है, सिर्फ उन्हीं सवालों का सॉल्व करेंगे, उन्हीं के लिए एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, जिसके आपको ये सारे प्रश्न आसानी से समझ में आ जाए। तो वैसे क्वेश्चन नंबर 59 का देख लेते हैं। मैं इसका भी आपको सिर्फ आंसर बता लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, 1/3 1/3 इसका राइट आंसर है। अगर आपको ये प्रश्न समझ में नहीं आए, ये या और प्रश्न भी समझ में नहीं आए तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हम इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको देंगे जिससे कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आ जाए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 60 ये भी एक गुणनखंड है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, ये इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, और इसके साथ ही आपके मैथ्स के जो 20 क्वेश्चन हैं वो भी समाप्त हुए। ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 61 से आपके अब साइंस के प्रश्न शुरू होते हैं। तो साइंस का हम पहला प्रश्न ले लेते हैं। देखिए यहाँ से 40 क्वेश्चन आपके साइंस के होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 लेते हैं। निम्न में से कौन सा समांगी मिश्रण नहीं है? ठीक है, तो पीतल, केरोसिन, कॉपर सल्फेट, विलयन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, दूध। क्वेश्चन नंबर 62 कास्ट स्पिरिट है। कास्ट स्पिरिट को आप मेथनॉल या मिथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है 62 का
जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी, CH3OH इसका राइट आंसर है, मिथाइल या मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। साबुन होते हैं, साबुन होते हैं, तो साबुन क्या होते हैं? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण, तो ये इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 63 का। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से द्विभाषिक अम्ल हैं, तो 64 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, H2SO4, ये क्या है? द्विभाषिक अम्ल है, डाइबेसिस एसिड है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी मिश्र धातु में तांबा नहीं है? तो कांसा, जर्मन सिल्वर, गन मेटल, सोल्डर, सी होगा। ठीक है, सोल्डर। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, ऑक्सीजन, सल्फर, एल्युमिनियम व आयरन का भूपपड़ी में उनकी बहुलता के अनुसार घटता क्रम है, जो अकॉर्डिंग टू देयर एविडेंस इन अर्थ क्रस्ट, जो उसमें सब ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो 66 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, सब ज़्यादा ऑक्सीजन, तब एल्युमिनियम, तब आयरन और लास्ट में सल्फर, ये इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। जब फेरस सल्फेट को अधिक गर्म किया जाता है तो वह अपघटित हो जाता है। ठीक है, डिकम्पोज्ड हो जाता है, तो वो किस में कंपोज हो जाता है? वो होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो 3 भागों में डिकम्पोज हो जाएगा, तो इसका डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जैसे उसको गर्म करेंगे तो वो क्या होगा? 3 पार्टों में टूट जाएगा। एक तो फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड और ये फेरिक ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो ये 3 भागों में टूट जाएगा, तो ये इसका डी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है, तो वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा क्या है? लेटेंट हीट्स ऑफ द वेपोरेशंस इज, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी। 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोग्राम जल को 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प में परिवर्तित करने हेतु आवश्यक ऊष्मा, हाँ ये सी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, एसटीपी पर किसी गैस का दाब 2 गुना करने पर तथा ताप 546 केल्विन तक बढ़ाने पर गैस का अंतिम आयतन होगा। देखिए, दाब क्या कर दिया? 2 गुना कर दिया और ताप भी 2 गुना कर दिया। ठीक है, तो जो आयतन रहेगा वो वही रहेगा, रिमेन सेम। ठीक है, 69 का सी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। साफ कर लेते हैं। हाँ, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन और मैग्नीज के छोटे छोटे टुकड़ों को अलग अलग परख नली में रखकर डाइल्यूट HCl में मिलाया गया, तो विभिन्न धातुओं के साथ हाइड्रोजन गैस के बनने की दर घटते क्रम में होगी। ठीक है, ये जो सारे हैं इनको क्या किया? डाइल्यूट HCl में डाला। ठीक, तो इनमें जो हाइड्रोजन गैस बनेगी तो घटते क्रम में बताना आपको। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना। तो 70 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, मैग्नीज, एल्युमिनियम, जिंक और लास्ट में आयरन, तो सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 71, ये एक मिलान वाला है। ठीक है, आपको स्तंभ 1 से स्तंभ B का मिलान करना है। मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, आप आई होप कि आपको दिख रहा है। तो इसका आपको स्तंभ 1 कॉलम 1 से कॉलम B को मिलान करना। तो 71 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए। ठीक है, ए का सी होगा ये। ठीक है, ये और ये। ठीक है, तो इस प्रकार ये रहेगा, तो ये क्या है? ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर हम 72 लेते हैं। 72 का जो राइट आंसर रहने वाला है, 72 का जो राइट आंसर रहेगा, एक प्रबल और अम्ल क्षार में 72 का, मैं थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट, हाँ
आप इसको पूरा पढ़ेंगे, काफ़ी लंबा सा क्वेश्चन है, आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो ये गलत है, ये सही, ये भी सही, ये हाँ, तो इसका डी राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा। सिर्फ पहला ही गलत है, ठीक है, कि यह एक परवल अम्ल और परवल क्षार का लवण है, ये गलत है। ठीक है, बाकी सारे सत्य हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन पदार्थ की विलेयता के संदर्भ में सत्य है? तो 73 का जो राइट आंसर रहेगा, द्रव गैस की द्रव्य ठोस की द्रव में विलेयता तापमान को घटने पर बढ़ती है, ठोस की द्रव में विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है, गैस की द्रव्य में विलेयता तापमान बढ़ाने पर घटती है। ये सी रहेगा। ठीक है, 73 का सी राइट आंसर होगा। ठीक है, होगा नहीं। फिर से ये स्तंभ वाला है 74 का, 74 का मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। ये मिलान वाला है, आपको आई होप कि आपको दिख रहा होगा। तो 74 का काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, आप इसको मिला लेंगे तो 74 का मैं राइट आंसर बता देता हूँ। 74 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी। ठीक है, ये सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। किस विलयन में रखी किशमिश फूल जाएगी? तो 75 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, अल्परासारी विलयन में। ये स्टूडेंट जो मिलान वाले प्रश्न हैं, जैसे ये 74 वाला मिलान वाला प्रश्न था, आप उनको नोट करते रहेंगे। हो सकता है कि अगले प्रश्न में, अगले जो टेस्ट हो जो आप दे रहे हैं उस टेस्ट में वो क्या आ जाए, वो अलग अलग ऐसा क्वेश्चन बन के आ जाए। ठीक है, तो आप उन मिलान वाले उसमें बहुत टाइम चले जाता है, तो आप इसलिए मैंने उसका सीधा सीधा आंसर बताया, तो आप उसको मिलान करके अपनी कॉपी में भी नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76, प्रतिरक्षी होते हैं। एंटीबॉडीज आर, एंटीबॉडीज क्या होते हैं? प्रोटीन। ठीक है, सिंपल सी बात है। 76 का ए राइट आंसर रहेगा। 77, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, सही। नीली क्रांति, आपको गलत युग्म चुनने हैं। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन सही, नीली क्रांति मछली उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, हरित क्रांति रेशम उत्पादन, डी गलत है। ठीक है, रेशम उत्पादन से हरित क्रांति कैसे क्या था? कृषि उत्पादन को बढ़ाना था, सिल्क प्रोडक्शन नहीं था। 78 का पित्तरस का मुख्य कार्य है। पित्तरस का 78 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, वसा का इमल्सीकरण, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जो मेन फंक्शन ऑफ पित्तरस का रहेगा। ठीक है, 79 का होगा, एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ जिसमें उसके बाएं हाथ की 2 लंबी अस्थियां अपने स्थान से हट गई, निम्न में से इसका संभावित कारण हो सकता है? टेंडन का टूटना, कंकालीय पेशी का टूटना, लिगामेंट का टूटना। सी राइट आंसर होगा, लिगामेंट क्या हो गया? ब्रेक हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर रहेगा, 80 का बेलोनोग्लोसस इन 2 मध्य संयोजक कड़ी है। जो बेलोनोग्लोसस है ये किसके बीच में संयोजक कड़ी है? तो 80 का जो राइट आंसर रहेगा वो है नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बीच में। ठीक है, तो ये इसका जो राइट आंसर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 81, जल प्रदूषण को विभिन्न तरह से परिभाषित किया गया है, निम्न में से कौन सा कथन इसे सही परिभाषित नहीं करता है? तो 81 का जल निकायों में अवांछित पदार्थों का मिलना, वांछित पदार्थों का जल निकायों से हटना, जल निकाय का दाब परिवर्तन, सी। 81 का सी, जल निकाय में ताप का परिवर्तन, सी इसका क्या होगा? राइट आंसर रहेगा। 81 का सी राइट आंसर होगा। 82 एक गोल हरे RRYY बीज वाले पौधे का संस्करण झुर्रीदार पीले बीज वाले पौधे के साथ कराया गया, तो मेंडल के नियमानुसार F2PD में फिनोटाइप अनुपात होगा। आपको क्या बताना? फिनोटाइप अनुपात बताना आपको। तो 82 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, 9:3:3:1। ठीक है, तो 82 का राइट आंसर बी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 83, पादप, मैं साफ कर लेता हूं, पादप प्रजनन द्वारा प्राप्त पौधे ऐसे पौधे जिनका जीन रूप एक समान है कहलाएंगे। तो 83 का जो राइट आंसर है वो कहेंगे क्लोन। ठीक है, क्लोन कहलाएंगे वो।
क्वेश्चन नंबर 84, अंतर्देशीय मत्स्य उद्योग संबंधित है। अलवणीय जल में मछली का संवर्धन। 84 का जो राइट आंसर यही रहेगा। ठीक है, ये इसका सही है। ठीक है, समुद्र तट पर मछलियों को फंसाना हुआ पकड़ना, नितल समुद्री मत्स्य उद्योग, मछलियों के से तेल का निष्कर्षण नहीं। ये इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, आपको कारण कार्य और इसका कथन पर विचार करना है। ओजोन का निर्माण समताप मंडल में ऑक्सीजन पर पराबैंगनी विकिरण की क्रिया द्वारा होता है। सही है। ठीक है, ओजोन परत का निर्माण ऐसे, ओजोन का निर्माण ऐसे होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, जिसके कारण पराबैंगनी किरण नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड कारण थोड़ी होता ओजोन परत का क्षरण। ठीक है, तो 85 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा केवल ए सही है, बी गलत है। ठीक है, ओजोन परत का क्षरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य गैसें हैं। ठीक है, 86 का जो राइट, एक तंत्रिका कोशिका में विद्युत आवेग गति करता है। तो 86 में क्या है, द्रुमिका, तंत्रिकाक्ष, तंत्रिका का अंतिम सिरा, कोशिकाएं द्रुमिका, तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा, द्रुमिका, कोशिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा। तो 86 का जो राइट आंसर रहेगा वो सी। ठीक है, सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 87, पायरुवेट के विखंडन से वह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह प्रक्रिया होती है। तो 87 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा माइक्रोकाइंड्रिया में। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया कहाँ होती है, माइक्रोकाइंड्रिया में होती है। क्वेश्चन नंबर 88, किस गतिमान वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी एवं विस्थापन में संबंध होगा। तो विस्थापन, दूरी, विस्थापन, हाँ 88 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, विस्थापन, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 89, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं। तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल किस पे कार्य करते हैं। तो 89 का जो रहेगा, एक ही वस्तु पर विपरीत दिशा में, अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशा में, बी। 89 का बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90, 1 मीटर लंबे तथा, यहां से फिजिक्स के सवाल शुरू हो गए। 1 मीटर लंबे तथा 10 ओम प्रतिरोध के तार को 3 मीटर लंबाई तक खींचा जाता है, तो अब तार का प्रतिरोध होगा। तो 1 मीटर को 3 गुना 3 तिया 9 और 10 तिया 9 10 अंकी 90। तो इसका 90 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, 90 ओम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं। एक समान वेग से गति करने वाली वस्तु का वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्र प्रदर्शित करता है। मंदन के परिणाम को, त्वरण के परिणाम को, दूरी के परिणाम को, विस्थापन के परिणाम को। तो 91 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, विस्थापन के परिणाम को। क्वेश्चन नंबर 92, दिए गए परिपथ में ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध है। तो 92 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 93 है, फिर से ये मिलान वाला है। नीचे दी गई परिघटनाओं के साथ मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो इसका 93 का आप इसको मिलान, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूं, आप इसको अपनी जीके की कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, तो 93 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए। ठीक है, ए के साथ बी। इन दोनों से क्यों बनते हैं, प्रकाश का विवर्तन से। ठीक है, हीरे की चमक पूर्ण आंतरिक से, ऐसे करके आप मिलान कर लेंगे। ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न कथनों पर पढ़कर सही कूट का चयन कीजिए। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम बल की माप बताता है। जो न्यूटन का गति का द्वितीय नियम है वो बल की माप बताता है। सही। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल संवेग परिवर्तन की दर के अनुपाती होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो 94 का जो राइट आंसर है, कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन के सही, हाँ ए इसका राइट आंसर रहेगा। 95 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, कारण कथन के सही, हाँ ए इसका राइट आंसर रहेगा। 96 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, इसका राइट आंसर रहेगा। 97 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, कारण कथन के सही, हाँ ए इसका राइट आंसर रहेगा। 98 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, कारण कथन के सही, हाँ ए इसका राइट आंसर रहेगा। 99 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, कारण कथन के सही, हाँ ए इसका राइट आंसर रहेगा। 100 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, कारण कथन के सही, हाँ ए इसका राइट आंसर रहेगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। ठीक है, तो जब शॉर्ट सर्किट होता है तब शॉर्ट सर्किट क्यों होता है? क्योंकि वो क्या होता है, इंक्रीज हैविली। ठीक है, 95 का जो राइट आंसर रहेगा बी रहेगा, कि अचानक जो लोड होता है बहुत बढ़ जाता है और फिर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, फ्यूज जल जाता है और कभी कभी पूरी लाइन की लाइन जल जाती है। ठीक, तो ये होता है, इसका बी राइट आंसर रहेगा। 96 देख लेते हैं। एक कांच के टुकड़े को कागज पर लिखे गए। आप कांच के टुकड़े पे क्या लिख सकते हैं, इसको आप घर में प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो इसमें क्या, अगर आपके पास कांच का गुटका उपलब्ध है तो, नहीं तो आप स्कूल की लैब में इसका प्रैक्टिकल अवश्य कीजिएगा। आप इसके पेन से लिखिए, शुरू से वॉयलेट लिखिए। ठीक है, वी वॉयलेट से शुरू कीजिए और आर लास्ट में रेड वाले पे, आर मतलब ये अलग अलग स्केच पेन से लिखना है। वी बैंगनी कलर से वॉयलेट से लिखना है, ठीक है, और आर लाल कलर से लिखते जाना है। ठीक है, यानी ऐसे। तो उसके बाद क्वेश्चन क्या रखा है, ऊपर रखा जाता है, उसके ऊपर आपको क्या रखना है, कागज, ये कांच का गुटका रखना है जिसके अक्षर अपने संबंधित रंग से रंगे हुए हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, वी किससे लिखेंगे, आप बैंगनी कलर से लिखेंगे। ठीक, वॉयलेट से लिखेंगे और आर रेड से लिखेंगे, तो सर्वाधिक उठा हुआ रंग प्रतीत होगा। तो आप इसका प्रैक्टिकल स्वयं कर देंगे। ठीक है, इसका मैं राइट आंसर आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा डी, बैंगनी। अब आप बैंगनी बताएंगे कि बैंगनी क्यों होते, क्या इसकी जो तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण बैंगनी होता है या तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण बैंगनी उठा हुआ प्रतीत होगा? आप इसको कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएंगे, जिससे कि मुझे ये पता लगे कि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये आपके लिए होमवर्क टाइप क्वेश्चन होगा। ठीक है, कि बैंगनी रंग क्यों दिखेगा, तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण या तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण क्या होगा? ठीक है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में हमको बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। अंधेरे में वस्तु का चित्र खींचने के लिए उपयोग की जाने वाली किरणें हैं। ये कह लें कि रेज यूज्ड फॉर द टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डार्क आर। तो गामा किरणें, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, इंफ्रारेड रेज। एक्सरे तो हम हॉस्पिटल वगैरह में जाके वहाँ यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे फोटोग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, इंफ्रारेड रेज का यूज़, अवरक्त किरणों का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 99, एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है। क्या कर रहा है वो, ताली बजाता, तो उसकी प्रतिध्वनि उसको 4 सेकंड में सुनाई दे रही है। यानी यहाँ पे वो खड़ा है, यहाँ पे चट्टान है, यहाँ से यहाँ आने में उसको कितने लग जा रहे हैं, 4 सेकंड लग जा रहे हैं। चट्टान तथा मनुष्य के बीच की दूरी है। ठीक है, अब आपको इनके बीच की दूरी निकालनी, जबकि ध्वनि की चाल आपको दे रखी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप देखिए यहाँ पे आदमी खड़ा है, ताली बजा रहा है, उसको अपनी ताली 4 सेकंड में सुनाई दे रही, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2 सेकंड। ठीक है, अब जो ध्वनि की चाल है 346 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 346 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। ठीक है, तो राइट आंसर ये निकल जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है कि दिया गया गति v इक्वल टू 346 मीटर पर सेकेंड, सुनने में समय लगा 4 सेकेंड, ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी 346 गुणा गया 4/। ठीक है, और चट्टान से व्यक्ति की दूरी, यानी ये तो मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है और यहाँ पे चट्टान है, यहाँ से यहाँ 4 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, अब सिर्फ यहाँ से यहीं निकालना है हमको, तो 2 सेकंड। तो चट्टान और व्यक्ति के बीच की दूरी क्या होगी, 692 मीटर है। तो आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए आज का हम अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। ठीक, यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 किलो यानी 1500 किग्रा है, 1500 किलोग्राम है, तो कार के वेग को 30 किलोमीटर पर घंटा से 60 किलोमीटर पर घंटा बढ़ाने में किया गया कार्य होगा। ठीक, यानी 30 से 60 तक बढ़ाने में उसने कितना कार्य किया, तो 100 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, अब डी कैसे निकला देख लेते हैं, ये हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। आपको मैंने पूरा सॉल्यूशन दे रखा है, आई होप कि आपको
दिख रहा होगा, हाँ आपको दिख रहा है। तो पहले हम प्रारंभिक वेग निकालेंगे, अंतिम वेग निकालेंगे, मास ये है, ठीक है, वर्क ये किया गया है और लास्ट में ये ऐसे निकला। तो ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाला प्रश्न समझ में आ गया होगा कि कैसे करके इसका जो राइट आंसर डी कैसे करके हुआ। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपको अगर आपने ये वीडियो पॉज कर करके देखा होगा तो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं इसमें, इसको भी आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपके पास फेसबुक, व्हाट्सएप आदि सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म हैं तो आप उनमें भी इस वीडियो के लिंक को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।